हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारा तीसरा टॉपिक है। टॉपिक हम दो डिस्कस कर चुके हैं। पहला बैंकिंग सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा हम मॉनेटरी पॉलिसी डिस्कस कर चुके हैं, थर्ड है हमारा मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स हम पढ़ने जाएंगे। सबसे पहले मनी मार्केट पढ़ेंगे, फिर कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, फिर एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, एडीआर, जीडीआर, आईडीआर। ठीक है, फिर रोलिंग सेटलमेंट, बीटा वैल्यू, ईएस, ओपीएस, टाइप्स ऑफ शेयर्स, परपेचुअल बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस सेक्टर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। तो ये सब हम टॉपिक्स पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहला है हमारा मनी मार्केट। तो देखिए मनी मार्केट का मीनिंग क्या है। मनी मार्केट का मतलब है जब हम लैंडिंग और बोरोइंग शॉर्ट पीरियड के लिए करते हैं तो उसको हम मनी मार्केट बोलते हैं। मनी मार्केट में लेस देन 365 डेज़ के लिए हम लैंडिंग या बोरोइंग करते हैं। 1 डे को बोलते हैं ओवरनाइट कॉल मनी, 1 से लेके 14 डेज़ के लिए होती है तो नोटिस मनी, और 14 to 365 डेज़ के लिए होती है तो टर्म मनी। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं मनी मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड जो होते हैं उसे रेगुलेटर रेगुलेट करता है, आरबीआई। ठीक है, अब नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट्स आर डिफरेंट, अलग अलग होते हैं इंटरेस्ट रेट्स। डिपेंड करता है पर्सन का गुडविल कैसा है। पर्सन हु पेज बिफोर डेट, जो डेट से पहले दे देता है उस गुडविल, तो उसको कम इंटरेस्ट रेट्स पे मिल जाता है। हैंस कोलेट्रल में नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा, या फिर कोलेट्रल आपको गिरवी नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। और गुडविल अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी पर डिपेंड करेगा, और इंटरेस्ट रेट्स भी हाई होंगे। पार्टिसिपेंट्स क्या हैं मनी मार्केट के, हु कैन बोरो एंड लैंड। जो भी बोरो करते हैं मनी को या फिर लैंड करते हैं वो हम पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं। पार्टिसिपेंट्स जैसे कि आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के बिहाफ पे आरबीआई लैंड कर रही है तो वो ही पार्टिसिपेंट हो गई। बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया एक्सेप्ट आरआरबीज, जो भी इंडिया में बैंक चल रहे हैं आरआरबीज को छोड़ के वो भी सब पार्टिसिपेंट्स हो गए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग इंश्योरेंस कंपनी एंड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉप रेटेड कॉर्पोरेट्स कौन कौन से, अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब पार्टिसिपेंट्स हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर जैसे कि हम आम जनता जो है वो भी पार्टिसिपेंट्स में आती है। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट्स की अगर हम बात करें तो लोन, कैन बोरो एंड लैंड। ठीक है, लोन्स को हम दे भी सकते हैं ले भी सकते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स की बात कर लेते हैं। टाइप्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ बिल्स की फॉर्म में जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, या फिर कॉमर्शियल पेपर। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो कि बिल की फॉर्म में होती हैं, गवर्नमेंट डोंट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, गवर्नमेंट डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट आरबीआई जब भी गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है पैसे की तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बिल के फॉर्म में मार्केट में निकाल देता है। बिल्स हैव मैच्योरिटी लेस देन 365 डेज़, बिल की मैच्योरिटी 365 डेज़ से कम होती है, बॉन्ड की मैच्योरिटी 365 डेज़ से ज़्यादा होती है। ये चीज़ आप डिफरेंस ध्यान रखना। ठीक है, तो कैन बी सोल्ड टू बैंक और एनी इंडिविजुअल। जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ हैं वो बैंक भी खरीद सकती है या फिर कोई इंडिविजुअल भी खरीद सकता है। ठीक है, और इसको डिस्काउंटेड रेट्स में दे देते हैं। प्रेजेंटली मैच्योरिटी कितने कितने की है, 91, 182, 364। ये इट इज़ अ ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल 3 टाइप्स के होते हैं ना, कौन कौन से, 91 डेज़ का, 92 डेज़ का और 364 डेज़ का। बेनिफिट इज़ गिवन टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। बेनिफिट्स दिए जाते हैं बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंटरेस्ट की फॉर्म में। ट्रेजरी बिल्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस, अब जरा देख लेते हैं डिस्काउंटेड प्राइस क्या होता है। देखिए, डिस्काउंटेड प्राइस का मतलब है, मान लीजिए कोई बिल है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जो कि 1000 रुपये की है। ठीक, लेकिन हमने क्या करा, वो 1000 रुपये की जो बिल था उसको हमने सेल कितने में करा, 900 में। जब हम वापस से आरबीआई उसको परचेज़ करती है तो 1000 रुपये में परचेज़ करती है, तो हमने 1000 में डिस्काउंट कर दिया 100 रुपीज़ का, तो ये डिस्काउंटेड प्राइस होता है। मतलब फेस वैल्यू पे ही मिलता है बट डिस्काउंटेड प्राइस पे, तो आरबीआई उतने ही रुपए ले लेगी। बस ये है कि उसको 100 रुपीज़ उस बंदे ने या फिर इंडिविजुअल ने या फिर बैंक ने वो अर्न कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है।
स्पेशली बैंक्स के लिए बनाए गए हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, इनको हम CDs भी बोलते हैं। बैंक जब ज़रूरत होती है उनको पैसे की तो CD यूज़ करती है। सोल्ड टू अदर पार्टिसिपेंट्स, वो दूसरे पार्टिसिपेंट्स को बेच देती है CD। मैच्योरिटी इसकी 7 दिन से कम नहीं होती, 7 दिन से ज़्यादा होती है। नॉट मोर देन 360, बट 365 से ज़्यादा नहीं होते और 7 दिन से कम नहीं होते। फेस वैल्यू 1 लाख होती है या फिर 1 लाख से 1 लाख के मल्टीपल्स में दिए जाते हैं वैसे। बैंक्स लैंड ईच अदर एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल मेवोर। बैंक्स एक दूसरे को कम इंटरेस्ट रेट पे दे देते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेवोर, मतलब मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट। तो ये ऑरिजिनेट कहाँ से हुआ था, लेबोर से। लंडन इंटर बैंक ऑफर रेट से हमने मेवोर बना लिया, मुंबई इंटर बैंक ऑफर रेट, ठीक है। तो जब आपस में इंडिविजुअल्स को दे देंगे तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे दे देंगे, और जब एक बैंक दूसरे बैंक को दे देगा तो वो इंटरेस्ट रेट्स कम करके दे देगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉमर्शियल पेपर्स। तो देखिए कॉमर्शियल पेपर्स ये जो है कंपनीज़ वगैरह यूज़ करती हैं, जो टॉप रेटेड कंपनीज़ होती हैं जैसे कि अंबानी, बिरला, टाटा, है ना। तो ये छोटी कंपनीज़ को रुपए दे देती हैं। तो अब इसमें बीच में बिचौलिया मतलब क्या बनता है, बैंक बनता है। तो क्या होता है, वो कॉमर्शियल पेपर इशू करती है और कॉमर्शियल पेपर के बदले पैसे दे देती है, ठीक है। तो कांट बी सोल्ड टू RBI सिंस इट्स रिस्की। मैच्योरिटी इसकी 7 दिन से कम नहीं होती और 365 डेज से ज़्यादा नहीं होती। फेस वैल्यू मिनिमम 5 लाख की होनी चाहिए या फिर 1 लाख के मल्टीपल्स होने चाहिए। अच्छा नेक्स्ट बात करते हैं, रिस्की होता है मनी मार्केट की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा रिस्क होता है कॉमर्शियल पेपर्स में, क्योंकि अब डिज़ोल्व नहीं करा जा सकता ना इस वजह से। और सबसे ज़्यादा कम रिस्क की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, क्योंकि गवर्नमेंट की बात हो गई तो गवर्नमेंट, जहाँ पे गवर्नमेंट आ जाती है वहाँ पे सिक्योरिटी ऑब्वियसली बढ़ जाती है। RBI डज़ नॉट डील विद इन्वेस्टर्स एंड टॉप कॉर्पोरेट कंपनी डायरेक्टली। हमेशा याद रखिए कभी भी RBI डायरेक्टली किसी इन्वेस्टर या कॉर्पोरेट कंपनी से डायरेक्टली डील नहीं करती है, ठीक है। उसके बीच में ब्रोकर्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट में जो लैंडिंग और बोरोइंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती है, 365 डेज से ज़्यादा के लिए। पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं, ये पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं उसमें, वही जो हमने पहले बात करे थे। अच्छा, रेगुलेटेड बाई सेबी, इसमें सेबी रेगुलेट करती है, पार्शली RBI भी रेगुलेट करती है। सेबी की अगर बात करें तो 1988 में आया था सेबी एक्ट, 1992 के तहत इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, चेयरमैन है अजय त्यागी। फंक्शन क्या है, ये रेगुलेट करती है पूरा स्टॉक मार्केट, ऑल्सो कीप इट्स आइज ऑन फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज़ अंडर इट। अब क्या करती है ये, सेबी का काम क्या होता है, जितने भी स्टॉक्स कोई ख़रीद रहा है, बेच रहा है, इन्वेस्टर्स मार्केट में आ रहे हैं, इवन ब्रोकर्स जो दलालगिरी कर रहे हैं, वो उन सब को चेक करना, ठीक है, कि वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हर चीज़ का लाइसेंस होता है, ब्रोकर्स का लाइसेंस बनता है, इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करती है, तो इन सब को निगाह रखती है कौन, सेबी। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट्स देख लेते हैं। GSEC को हम बॉन्ड भी बोलते हैं, GSEC में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, इसके मोर देन 365 डेज़ के लिए होता है। गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ बिकॉज इट्स एज इज़ मेड ऑफ गोल्ड इन ब्रिटिश टाइम्स, ठीक है। गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ भी बोलते हैं। ज़ीरो कूपन बॉन्ड, क्योंकि डिस्काउंटेड बॉन्ड होता है इसलिए इसको ज़ीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। ज़ीरो कूपन का मतलब है कि जैसे 1000 रुपये का था तो फिर हमने 900 में दे दिया, तो इसको ज़ीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। कैन ऑल्सो भी गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एज वेल, इंटरेस्ट के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स हैं। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ को भी हम कैपिटल मार्केट में शेयर और डिवेंचर्स की फॉर्म में मार्केट में ला सकते हैं। शेयर का मतलब नो मनी रिटर्न बाय द कंपनी। शेयर्स आपने खरीद लिए, उसमें मनी रिटर्न नहीं करती है कंपनी। डिवेंचर में क्या होता है, मनी रिटर्न कर देती है कंपनी, ठीक है। ये होता है दोनों में फ़र्क। डिवेंचर की अगर हम टाइप्स देखें तो सिक्योर डिवेंचर, नॉन सिक्योर डिवेंचर, नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल, सेमी कन्वर्टेबल। सिक्योर्ड की बात करें तो सिक्योर्ड जो डिवेंचर्स होते हैं उसमें कोलेट्रल की ज़रूरत होती है, उसमें कुछ ना कुछ आपको गिरवी रखना पड़ेगा, उसके बाद में वो आपको डिवेंचर्स मिलेंगे, उसके इंटरेस्ट रेट्स भी कम होते हैं। नेक्स्ट, जो नॉन सिक्योर्ड होते हैं उसमें कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं होती है बट इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं। नॉन कन्वर्टेबल जो होते हैं उसको आप शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बट कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का ये फ़ायदा होता है कि आप उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक होता है सेमी कन्वर्टेबल। सेमी कन्वर्टेबल में क्या होता है कि हाफ डिवेंचर की तरह वर्क करेंगे और हाफ शेयर्स की तरह वर्क करेंगे, ठीक है। तो ये थे आपके इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज।
ठीक है। बाय और सेल शेयर्स, स्टॉक एक्सचेंज में क्या होता है, हम शेयर्स को बेचते हैं या ख़रीदते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है शेयर मार्केट, जो कि सेकेंडरी मार्केट के बराबर, मतलब उसको सेकेंडरी मार्केट बोल दीजिए, शेयर मार्केट बोल दीजिए, स्टॉक एक्सचेंज बोल दीजिए। ठीक है। इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज दो तरह के हैं। ठीक है, जो आपका मुंबई और आपका NSE। ठीक है। नेक्स्ट, टर्म्स रेलिवेंट टू शेयर मार्केट, ये सब हम अभी पढ़ेंगे, आगे देख लेते हैं। इंडिया में 2 टाइप्स के जो मार्केट्स हैं, NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1991 के बस आपको पता ही है कि LPG रिफॉर्म आए थे, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन। तो इसके बाद में हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत थी, तो 1992 में मुंबई ने NSE को सेटअप करा। ठीक है, जिसको 1993 में रिकॉग्नाइज हो गया, बट इसकी वर्किंग अगले साल से स्टार्ट हुई 1994 से। तो बिगेस्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड की बात करें तो सबसे बड़ा ये स्टॉक मार्केट माना जाता है। सेकंड इन टर्म्स ऑफ लिस्टेड कंपनीज, इसमें बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, इस वजह से भी इसको काफ़ी बड़ा स्टॉक एक्सचेंज मार्केट माना जाता है। अच्छा, इंडेक्स इसका जो है निफ्टी 50, देखिए क्या है, इनिशियली नोन एज S&P CNX निफ्टी 50 इसको बोला जाता था पहले, जिसमें पहले 50 कंपनीज थी। ठीक है, तो ये कुछ है। नेक्स्ट देख लीजिए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये 1857 में सेटअप किया था, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और सेकंड टर्म ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड, सेकंड नंबर पे है टोटल वैल्यू ऑफ ट्रेड के बेस पर, और फर्स्ट आता है नंबर ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड के बेस पर। सबसे ज़्यादा कंपनीज रजिस्टर्ड हैं इसमें। ठीक है, इसका जो सेंसेक्स है उसमें 30 कंपनीज़ हैं। ठीक है, इंडेक्स में। अच्छा, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट पढ़ेंगे बात। अच्छा, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में प्राइमरी, सेकेंडरी मार्केट, एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट। सबसे पहले देख लेते हैं प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट क्या, शेयर सेल विद शेयर मार्केट। देखो, शेयर्स जो बेचे जाते हैं शेयर मार्केट में बेचे जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, है ना। शेयर को शेयर मार्केट में बेचोगे तो प्राइमरी मार्केट हो गया। सेकेंडरी मार्केट में क्या है, कंपनी रजिस्टर्ड इन शेयर मार्केट, मतलब कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड है और वो शेयर्स को बेच रही है और ख़रीद रही है, तो वो सेकेंडरी मार्केट हो गया। इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, IPO हो गया। अब जैसे IPO क्या है, जैसे कि कब कोई नया स्टार्टअप लेके आया है, ठीक है, तो न्यू स्टार्टअप को इनिशियली वो स्टार्ट हो रहा है, इसलिए उसको वो कोई भी कंपनी जब नई खुलती है, तो अगर उसको जो स्टार्टअप के लिए रुपए चाहिए होते हैं तो वो IPO रिलीज़ करती है ना। मान लीजिए मेरे को एक ज़मीन ख़रीदनी है, अब मेरे को स्टार्टअप स्टार्ट करना है, बट मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपने क्या करूँगी, मैं अपनी पब्लिक में अपने शेयर्स निकालूंगी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स निकाल के लाऊंगी ना मार्केट में, तो उसको बोलते हैं IPO, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। अच्छा, तो क्लोजली हेल्ड कंपनीज जो होती हैं, ऑल शेयर्स हेल्ड बाय प्रमोटर्स, ठीक है, वांट्स टू अर्न मनी। उसके बाद में, क्योंकि इनको तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ही चाहिए, पैसे के लिए तो नहीं कर रही हैं, पैसे लेकर कर रही हैं ना, अपने ज़मीन को मार्केट में लेके आई। कौन अपने शेयर्स को बेचेगा, भाई उसको पैसा चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, ये नई होती हैं, तो इनका कुछ बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं होता, ना ही रेटिंग होती इनकी कोई, मतलब, तो इस वजह से थोड़ा रिस्क भी होता है, क्योंकि 80% IPOs फेल कर जाती हैं। 80%, आपको पता है 90% स्टार्टअप्स इंडिया में फेल कर जाते हैं और 80% IPO फेल कर जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा रिस्की होता है IPO ख़रीदना। बट इसमें क्या होता है, आपको और ब्रोकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इन IPO को डायरेक्टली कंपनी से ख़रीद सकते हो, मतलब इसमें आपको बीच में ब्रोकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी इवेल्युएट्स हेल्थ ऑफ द कंपनी एंड डिसाइड्स द शेयर्स ऑफ द कंपनी। मर्चेंट बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो कंपनीज़ हैं, वो कंपनी के बारे में देखती हैं, कंपनी के शेयर को डिसाइड करती हैं। एप्लीकेशन साइन करी जाती है, जो कि रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में ड्राफ्ट करी जाती है। कौन करता है, सेबी करती है। वंस परमिशन ग्रांटेड, एक बार परमिशन मिल जाती है, तो कंपनी विल कम विद एडवर्टाइजमेंट, कंपनी ऐड के साथ आती है, डेट डिक्लेयर करी जाती है और कंपनी को लिस्ट कर दिया जाता है स्टॉक एक्सचेंज में। शेयर्स ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं IPO में, देन 15% मोर विल बी रिलीज्ड, है ना। ग्रीन शू ऑप्शन, क्या देखिए,
अगर ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं तो फिर आप 15% से 50% मोर विल बी रिलीज। देखिए क्या होता है, 15% ही ले सकते हैं ना। तो ऐसे क्या है कि 15-20 हज़ार ही होता है अगर ज़्यादा अच्छी होती है तो। लेकिन आईपीओ में थोड़ा मतलब क्या होता है कि अगर ओवर सब्सक्राइब्ड हो गई है तो 15% से ज़्यादा रिलीज़ हो जाएंगे आईपीओ, तो उसे ग्रीन शू ऑप्शन बोलते हैं। अच्छा, शेयर्स जो होते हैं अगर अंडर सब्सक्राइब्ड हुए तो अंडर रेटिंग ऑफ शेयर्स हो जाता है। मर्चेंट बैंकिंग कंपनी जो है विल बाय दीज शेयर्स एंड नोन एज अ लेड बैंक इन द प्रोसेस। मर्चेंट बैंकिंग जो कंपनी होती है वो इस शेयर्स को खरीद लेगी अगर अनसब्सक्राइब्ड रह जाते हैं, अगर कोई नहीं सब्सक्राइब करता है तो। आईपीओ एक बार रिलीज़ होते हैं क्योंकि फिर उसके बाद तो वो शेयर्स बन जाते हैं ना। आईपीओ सबसे फर्स्ट टाइम के होते हैं। अच्छा, यूज़ ऑफ स्टॉक मार्केट इफ़ कंपनी वांट्स टू रेज फंड्स अगेन, है ना। स्टॉक मार्केट यूज़ करते हैं अगर कंपनी को दोबारा से फंड्स रेज करने हैं। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स शेयर्स टू इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स बिलो द मार्केट प्राइस। इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स को शेयर्स दिए जाते हैं मार्केट प्राइस से नीचे के, ठीक है। राइट्स इशू करे जाते हैं एट द रेट डिस्काउंटेड प्राइस पे, वही जो पहले वाला फंडा था डिस्काउंट। एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स, मान लीजिए हमें कोई स्टार्टअप स्टार्ट करना है और मेरे पास रुपए नहीं है, आई एम नॉट हैविंग लाइक, देखिए अनअकैडमी ये सब जो है क्या है, ये सब स्टार्टअप ही तो है। तो अनअकैडमी जब स्टार्ट किया था तो उन्होंने एंजल इन्वेस्टर की हेल्प ली थी पैसे लगवाने के लिए। वो थोड़ा ना कोई इतना अमीर था कि भाई वो एकदम से। तो ये जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं नए नए, उनको एक एंजल इन्वेस्टर चाहिए होता है जो कि उनके स्टार्टअप को समझे, देखे कि इसका क्या मार्केट में स्कोप है, आप जो देखना चाहते हो उसका कैसा कंपटीशन है मार्केट में, क्या ऐसा आइडिया लेकर आए हो आप, है ना। तो स्कोप और वो सब चीज़ों के देखकर, लोगों का इसके तरफ रुझान देखकर एंजल इन्वेस्टर्स आपको पे करते हैं, आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि भाई वो भी तो चाहेंगे कि आपका इन्वेस्टर बढ़े, आपका जो चीज़ है वो बढ़े। तो उसमें ऐसे वो सोच समझ के रुपया लगाएंगे ना, तो वो भी उनको नहीं चाहेंगे कि उनका रुपया डूबे। तो इस वजह से एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। अच्छा, स्टार्टअप कंपनी कांट रेज मनी थ्रू द आईपीओ, इस वजह से नो चांस ऑफ सेकेंडरी मार्केट। एंजल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं ऐसी कंपनियों में, परचेज शेयर्स एज दे हैव हाई रिस्क एपेटाइट, क्योंकि उनके पास पैसा है ना। सेल व्हेन कंपनी विल स्टार्ट परफॉर्मिंग, ठीक है, बेच देते हैं जब कंपनी परफॉर्म करना स्टार्ट कर देती है। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ कैपिटलिस्ट होते हैं जो कि देखते हैं मेक अ पूल ऑफ मनी एंड इन्वेस्ट बाय सीइंग द आइडिया ऑफ स्टार्टअप। अभी क्या करते हैं, पूरा वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, ये किसी को ये इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, देखते हैं कि उस कंपनी की एनालाइज करते हैं, उस कंपनी को अच्छी तरीके से कि वो कंपनी कैसी है, डूब तो नहीं जाएगी, मतलब वो उस दूसरी कंपनी से किसी कंपनी को रुपए दिलवाएंगे, मतलब ये एक वेंचर का काम करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो ये होता है पूरा। टर्म रेलिवेंट टू शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में कौन कौन से टर्म ज़्यादातर आप सुनोगे? तो पैसे से पहले तो आप सुनोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ वन शेयर, है ना, एक शेयर का प्राइस, नंबर ऑफ़ शेयर्स। मतलब क्या है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, जब मार्केट में शेयर्स बढ़ें और उसमें जो कैपिटल है उसमें बढ़े, मार्केट प्राइस ऑफ द कंपनी बढ़े, तो उसको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन बोलते हैं। अब बुल्स क्या होते हैं? बुल्स वो लोग होते हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं, अरे रेट्स बढ़ेंगे, शेयर्स के रेट्स बढ़ेंगे। तो जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, जो पॉजिटिव मार्केट में पॉजिटिविटी आपको बताएंगे, या फिर ये तो हो गया थिंकर्स टाइप का। लेकिन अगर मार्केट बढ़ रहा है, शेयर्स बढ़ रहे हैं किसी के, तो आप क्या कहेंगे? बुल मार्केट चल रहा है आजकल, तो शेयर्स विल गो हायर एंड हायर, सो परचेज शेयर्स, है ना। बट अगर हम बियर मार्केट की बात करें तो बियर मार्केट तो वो मार्केट होता है जब शेयर्स के रेट गिर रहे होते हैं। लेकिन बियर्स उनको बोलते हैं जो पीपल सोचते हैं नेगेटिव कि भाई अब तो शेयर्स के रेट गिरेंगे, अब गिरेंगे। तो वो क्या करते हैं, जब गिरने वाले होते हैं तो वो उस हिसाब से बता देते हैं कि भाई आप इस चीज़ को मत खरीदो, या फिर वो खुद खरीद लेते हैं और फिर जब उसके बढ़ते हैं तो बेच देते हैं। ऐसे ही बुल्स करते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? ब्रोकर्स के टाइप्स बताए हैं। नेक्स्ट, ब्लू चिप कंपनी। देखिए, ब्लू चिप पोखरा एक गेम हुआ करता था, उसमें क्या करते थे, ब्लू कलर की जो चिप्स होती थी उसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती थी। जैसे चेस में क्वीन और किंग की सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है, उससे ही पूरा गेम है। तो ब्लू चिप कंपनी ऐसी, उसका नाम यहाँ से आया ब्लू चिप।
तो ब्लू चिप कंपनी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि बहुत अच्छी कंपनीज होती हैं, बहुत टॉप रेटेड कंपनीज होती हैं, जिनमें प्रॉफिट होता है, जिनके शेयर्स बहुत हाई होते हैं और जिनकी लायबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं। ठीक है, इसमें आप करेंगे तो बहुत सेफ वो होता है कि भाई ब्लू चिप कंपनी है, इसमें तो तुमने इसमें इन्वेस्ट करा तो तुम्हारा पैसा डूबेगा ही नहीं। देखिए ऐसा भी नहीं है कि कोई परफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं पता टाइम की, तो लेकिन यहाँ पे जो लॉस का जो परसेंटेज होता है वो बहुत कम होता है, आपको रिस्क बहुत कम है, रिस्क और जगह ज़्यादा होता है। तो ब्लू चिप कंपनी अच्छी कंपनी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है? देखिए वैसे इसे इलीगल ट्रेडिंग मानते हैं ज़्यादातर लोग, बट ये लीगल भी हो सकती है अगर सेबी में आपने उसको बाकायदा बता रखा है कि हम इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, बाकी टाइम पे ये इलीगल मानी जाती है, क्योंकि भाई देखिए आप क्या कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, आपको पता है इस कंपनी में इस चीज़ की ये बिल रिलीज़ होने वाला है और उसके बाद ये कंपनी के शेयर्स बहुत बढ़ जाएंगे, फिर आपने क्या करा, उस कंपनी के शेयर्स ऑलरेडी खरीद लिए है ना, आप उसके एम्प्लॉय हो और आपने अगर आपको पता है आप शेयर्स बढ़ेंगे, शेयर्स के रेट, तो आप बेच देंगे, है ना, फिर आप उस बिल पे और फोकस कर रहे हो कि ताकि ये पास हो जाए। तो ये क्या होता है, इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। तो इनसाइडर ट्रेडिंग ज़्यादातर इलीगल मानी जाती है, बट ये लीगल भी होती है। अगर किसी कंपनी का सीईओ है और वो क्या करे, वो उस कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है खुद, लेकिन वो अगर सेबी को इस बात के लिए बता रहा है तो वो इलीगल ट्रेडिंग हो जाएगी, है ना। कॉन्टैक्ट ऑफ पीपल विद इनसाइडर, लोग कॉन्टैक्ट करते हैं इनसाइडर्स के साथ ताकि प्रॉफिट्स उनको है। सेबी इन सब चीज़ों में ध्यान रखती है, वॉच करती है सबको। सर्कुलर ट्रेडिंग क्या होता है? देखो सूडो कंपनी जो फॉल्स कंपनीज होती हैं, उनका जो शेयर का प्राइस होता है, स्टिल फ्रेंड्स सेल शेयर्स एट हाई रेट्स टू देयर फ्रेंड्स, shares rises, other people purchase shares, all shares sold, friends left share market earning loads, all share prices fall down, loss of other people। अब देखिए क्या है कि फॉल्स आप किसी को इन्फॉर्मेशन दें, अब आप किसी के रेट्स को बड़ा सेल कर दें शेयर्स को हाई रेट्स पे, है ना, और फिर जब वो सब बिक जाएं तब पता चले कि भाई वो उसके तो शेयर्स डूब गए, तो उसके बाद में क्या होगा, सब लोगों को क्या नुकसान हो जाएगा। लेकिन ये क्या था, सर्कुलर ट्रेडिंग थी, मतलब एक ने खरीदा फिर दूसरे ने भी खरीदा, अरे इसने खरीदा है, अच्छे शेयर्स हैं, लेकिन वो बाद में क्या हुआ, सबके डूबे, सभी डूब गए। तो फिर ये क्या है, इस तरीके से इसको कहते हैं सर्कुलर ट्रेडिंग। नेक्स्ट देखिए एफपीआई क्या होता है। एफपीआई होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? फॉरेन मतलब बाहर का, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो दो चीज़ें होती हैं, होता है एफडीआई, होता है एफपीआई। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट तो क्या होता है कि आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा है ना, आपने शेयर्स खरीद लिए किसी कंपनी के, आपने एनएससी से, एमएससी से, ये सब कर लिया। बट अगर हम बात करें एफडीआई की, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई और कंट्री है, वो चाहती है कि भाई इंडिया तो बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है, इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है, तो कोई कंट्री यहाँ पे आके अपनी कंपनी खोल ले, है ना, अपनी कंपनी यहाँ पे खोल ले, तो वो क्या हो गई, वो एफडीआई हो गई, वो कुछ यहाँ पे आके बिजनेस कराए। तो एफडीआई के कुछ वो होते हैं कि भाई 30% आपको यहाँ का रॉ मटेरियल यूज़ करना पड़ेगा, ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। चलिए, तो फिर ये जो है, ये है आपका एफडीआई। तो एफडीआई और एफपीआई में समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, ये भी होता है एफडीआई के शेयर्स ज़्यादा होते हैं, उसमें 10% से ज़्यादा शेयर्स होते हैं, उसमें 10%, एफपीआई में 10% से कम शेयर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मनी कम्स इन स्टॉक एक्सचेंज फ्रॉम फॉरेन से जब स्टॉक एक्सचेंज में मनी आती है तो उसको हम बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। थिंग्स डोंट गो इन देयर वे, है ना, उनके हिसाब से चीज़ें नहीं कर रही है ना, अभी शेयर्स बढ़ रहे हैं, अभी कम हो जाएं, है ना, बट दे सक मनी। तो क्या है, कई बार वो अगर हमारे शेयर्स बढ़ रहे हैं तो वो पैसे को अपनी तरफ मतलब खींच लेते हैं, चूस लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, इन्वेस्ट ह्यूज अमाउंट इन डाइवर्सिफाइड मैनर। ठीक है, अब अलग अलग तरीके से काफ़ी रुपए वो इन्वेस्ट कर लेते हैं फॉरेन कंट्रीज़। मोटो क्या होता है, सबका प्रॉफिट ही अर्न करना होता है सबका मोटो। नेवर इंटरेस्टेड इन मैनेजमेंट, कोई भाई हमें नहीं करना मैनेजमेंट, हमें कंपनी नहीं खोलनी, हमें तो भाई शेयर्स ही खरीदने हैं, जो भी है, इस तरीके से। टाइप्स क्या होते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? देखो, म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है, जो कि अदर कंट्रीज़ को बिलोंग करती है, कलेक्ट मनी फ्रॉम नंबर ऑफ इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट एंटायर पूल ऑफ मनी इन अदर कंट्रीज़।
ठीक है। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है, एक तरह से FII भी FPI ही माना जाता है। पहले तो FII अलग से कंसिडर करा जाता था, बट अब FPI ही है, कुछ ही चीज़ें चेंज होती हैं बस। नेक्स्ट, कलेक्ट मनी फ्रॉम नंबर ऑफ इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्ट एंटायर पूल ऑफ मनी ऑन अदर कंट्रीज। ठीक है, सारे ही पूल ऑफ मनी को अदर कंट्रीज में इन्वेस्ट कर लेती है, उसे बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, कि पूरा इनका इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ही फॉरेन है। क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? सिंगल इंडिविजुअल या फिर फाइनेंशियल एक्शन उनका ऑन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग कंट्रीज कैन इन्वेस्ट डायरेक्टली। सिंगल इंडिविजुअल जो है वो अगर डायरेक्टली इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ये कुछ टाइप्स थे, बाकी इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और FPI ही आप ध्यान रखो बस। नेक्स्ट देखिए, पार्टिसिपेटरी नोट्स क्या होते हैं, इनको P नोट्स भी बोलते हैं। पार्टिसिपेटरी नोट्स एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। इसे किसने इंट्रोड्यूस कराया था? इसे इंट्रोड्यूस कराया था SEBI ने, है ना, टू एनकरेज FPI इन इंडिया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को इंडिया में बढ़ावा देने के लिए। अर्लियर दोज FIIs वर अलाउड विच वर ईदर रजिस्टर्ड इन इंडिया और मॉरिशस। पहले वो FIIs अलाउ करे जाते थे जो कि या तो रजिस्टर्ड थे इंडिया में या फिर मॉरिशस में। इंश्योर इन्वेस्टमेंट इवन बाय अनरजिस्टर्ड FIIs। इन अनरजिस्टर्ड FIIs से भी ये इन्वेस्टमेंट को इंश्योर कर सकते हैं। अंडर दिस unregistered FIIs can create a pool of money and can ask for P note from registered FII, है ना। रजिस्टर्ड FII से वो P नोट मांग सकते हैं, भाई आप हमें P नोट दे दीजिए। रजिस्टर्ड FII विल इशू P नोट्स। जो रजिस्टर्ड FIIs हैं, जो कंपनीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो P नोट्स इशू करते हैं, जो सारा पैसा लेकर इन्वेस्ट कर देते हैं और कट इट्स कमीशन ऑफ प्रॉफिट, और पूरे अपने प्रॉफिट को कट कर देते हैं। प्रॉफिट विल बी गिवन टू अनरजिस्टर्ड FIIs, ठीक है। देवर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कैपिटल गेन टैक्स। तो प्लस नो इन्फॉर्मेशन विल बी आस्क्ड, गवर्नमेंट फूल हुई, बट टाइम वॉज 1991। इसका इम्पैक्ट क्या था? अभी मैं देखिए, P नोट्स को हम पार्टिसिपेटरी नोट्स बोलते हैं ना। तो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, मतलब इसकी हेल्प से कोई कंपनी इंडिया में पैसे लगा सकती है। और सबसे बड़ी बात, आप रजिस्टर नहीं है अगर SEBI में, तब भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक तरह का ऑफशोर डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑफशोर डिवेंचर इंस्ट्रूमेंट। अब इसके इम्पैक्ट देख लेते हैं। इनके इम्पैक्ट की बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या है? मोर देन 50% कंट्रीब्यूटेड बाय P नोट्स। 50% से ज़्यादा P नोट्स कंट्रीब्यूट करते हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा, नेगेटिव इम्पैक्ट कैपिटल गेन टैक्स एग्जाम्प्ट हो जाता है, कैपिटल गेन टैक्स एग्जाम्प्ट हो जाता है। नेक्स्ट, सो कंपनीज विच वर कैपेबल ऑफ रजिस्टरिंग, दे आर ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग। देखिए अब क्या है, मान लीजिए एक जना है, वो रजिस्टर नहीं कर रहा है ना, तभी वो कमा रहा है, तो आप भी चाहेंगे हम भी नहीं करें रजिस्टर, फिर उससे फालतू के झमेले। तो कंपनीज जो कि कैपेबल हैं रजिस्टर करने के, बट वो भी रजिस्टर नहीं कर सकती है, वो भी P नोट यूज़ करना स्टार्ट कर देती हैं। तो उससे क्या होता है? लॉस ऑफ रेवेन्यू, टैक्स का कमी आ जाती है, ठीक है, टेरर फंडिंग हो जाती है। अगर हम राउंड ट्रिपिंग की बात करें, राउंड ट्रिपिंग क्या होता है? देखिए, कॉर मिनिस्टर होते हैं इसके, चोर मिनिस्टर्स। नेक्स्ट, एस्टैब्लिश कंपनी ये करते हैं, मॉरिशस में कंपनी इस्टेब्लिश करते हैं, इन्वेस्ट मनी टू सेल कंपनी, ठीक है, सूडो कंपनी होती है, ठीक है। वहाँ पे शेल कंपनी में पैसा लगाते हैं, जो एक तरह की फॉल्स कंपनी होती है, और पैसा बनाते हैं काफ़ी सारा। सिंस देयर वाज नो इन्फॉर्मेशन गिविंग, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ही दे रहे हैं, कोई एक तरह से चोर है ना वो। अब क्या करें? राउंड ट्रिपिंग में क्या हो रहा है, वो कंपनी इस्टेब्लिश कर ली मॉरिशस में, वहाँ पैसा लगा रहे हैं, तो एक तरह से वहाँ पे पैसा अपना ब्लैक मनी लगा रहे हैं, एक तरह से की फॉल्स कंपनी होती है वो, ताकि वो पैसा बनाए, है ना, और इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या है? गवर्नमेंट के एफर्ट्स ज़रूरी हैं, प्रॉफिट विल बी टैक्सड, प्रॉफिट पे टैक्स लगाना चाहिए, इन्फॉर्मेशन आस्क करनी चाहिए, इम्पैक्ट ओनली 20% इन्वेस्टमेंट। भैया ये रहना चाहिए कि 20% इन्वेस्टमेंट ही होगा, है ना, ये चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। बात करते हैं ADR, GDR और IDR की। अब ADR, GDR, IDR क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं ADR की।
तो ADR है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट? अब अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट क्या है? ये US डोमिनेटेड है, ट्रेडेड एज सिक्योरिटीज़ ऑफ US कंपनीज, US कंपनीज की सिक्योरिटीज़ की तरह ट्रेड करती है। अब देखिए क्या है, ये नेगोशिएबल सर्टिफिकेट है जो कि US का बैंक इशू करता है, रिप्रेजेंट स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स सॉरी इन फॉरेन स्टॉक ट्रेडेड ऑन US एक्सचेंज। ये क्या करता है, स्पेसिफिक नंबर ऑफ शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है ADR। एक शेयर स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है इन फॉरेन स्टॉक ट्रेडेड ऑन US एक्सचेंज। तो एक बार फिर से ADR एक अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है जो कि नेगोशिएबल सर्टिफिकेट है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये US बैंक इशू करता है, ये एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ शेयर्स को रिप्रेजेंट करती है फॉरेन स्टॉक मार्केट में, ठीक है, जिसमें हमने US एक्सचेंज पर ट्रेड किया है। नेक्स्ट है GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, ये एक तरह का बैंक सर्टिफिकेट है, मोर देन वन कंट्रीज़ के लिए इशू होता है फॉर शेयर्स इन फॉरेन कंपनी। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, एक्सेप्ट अमेरिका, मतलब US को छोड़ के बाकी ग्लोब की कोई भी कंपनी हो, ठीक है। तो ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक तरह का बैंक सर्टिफिकेट है जो कि मोर देन वन कंट्रीज़ में, ठीक है, मोर देन वन कंट्रीज़ की जो फॉरेन कंपनीज हैं उसके शेयर्स के लिए इशू होता है। नेक्स्ट बात करते हैं IDR, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये एक तरह का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, डिनोमिनेटेड इन इंडियन रुपीज़, जिसको इंडियन रुपीज़ में दिया जाता है। अब जो हमने ऊपर की बात करी थी वो डॉलर्स में था, इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट। तो ये डिपॉजिट रिसिप्ट की फॉर्म में होता है। स्पेसिफिक इंडियन वर्जन ऑफ सिमिलर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स। इसका जो स्पेसिफिक इंडियन वर्जन होता है वो सिमिलर ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स की तरह होता है। तो आप ये बस ध्यान रखिए, ये इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, ये ग्लोबल डिपॉजिटरी है, ये अमेरिकन है। अमेरिकन वाली सिर्फ US बैंक US की है, वो ग्लोब की है एक्सेप्ट US, थर्ड वाली इंडिया की है। नेक्स्ट बात करते हैं रोलिंग सेटलमेंट। रोलिंग सेटलमेंट क्या है, अकाउंट ऑफ शेयर्स इक्वल टू डीमेट अकाउंट, ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस, shows the trading but in actual it done after 2 years known as T+2 settlement। देखिए ये क्या है, रोलिंग सेटलमेंट क्या है। देखिए कभी भी हमें अगर स्टॉक मार्केट में निवेश करना है, इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहला आपके पास एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए। उस डीमेट अकाउंट खुलता है, ठीक है, और फिर उसमें ब्रोकर की ज़रूरत पड़ती है, तो वही डीमेट अकाउंट होना ज़रूरी है। वो अकाउंट ऑफ शेयर्स के लिए डीमेट अकाउंट हो गया। ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस, जिसमें हम शेयर्स के ट्रेड कर सकते हैं, तो हम ये ट्रेडिंग को दिखाता है। बट ये कब होता है, आफ्टर 2 days नोन एज T+2 सेटलमेंट ऑल्सो। अब ये 2 days का क्या मतलब है, T+2, जैसे कि बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने लिया शेयर मंडे को, है ट्यूसडे थर्सडे, अब क्या होगा, मंडे +2 मतलब T+2। तो T+2 का क्या है मतलब, जिस दिन आपने शेयर लिया उसके 2 दिन बाद आपको एक्चुअली आपको सेटलमेंट मिलेगा। कब, जैसे मंडे तो ट्यूसडे वेडनेसडे, मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो हो गया, और एक और थर्सडे, तो इसलिए 3 दिन बाद हो जाता है। 1 + 2 = 3, ये चीज़ होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बीटा वैल्यू की। तो बीटा वैल्यू बताती है कि डिग्री ऑफ वॉलेटिलिटी ऑफ शेयर्स कितनी है। देखिए जिसकी वॉलेटिलिटी कम है वो अच्छे शेयर्स होते हैं, मतलब जो वॉलेटाइल ज़्यादा होते हैं इसका मतलब वो शेयर्स में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है, और जिसके वॉलेटिलिटी कम होती है वो शेयर्स अच्छे होते हैं हमारे लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, on its basis 2 values high low when compared with index, 3 तरह की होती है। नेक्स्ट बात कर लीजिए ESOPS, एम्प्लॉयज़ स्टॉक ओनरशिप प्लान। एम्प्लॉय का स्टॉक ओनरशिप प्लान्स क्या होता है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड करती है विद इंक्रीमेंट और बोनस या इंक्रीमेंट रिवॉर्ड करती है, बट कंपनी रिवॉर्ड विद शेयर्स। These shares are not sellable, ये शेयर्स सेलेबल नहीं होते हैं। This gives a sense of belongingness and they work in harder
वे फॉर देयर कंपनी। तो ये क्या है, ESPS ये क्या है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए स्टॉक्स मतलब रिवॉर्ड देती है ना। तो क्या है, ये शेयर्स सेलेबल नहीं होते। अब ये एक तरह की बिलोंगिंगनेस देता है, फिर वो और ज़्यादा वर्क हार्ड करते हैं ताकि उनको बोनस मिलेगा। इन शॉर्ट ये है कि वो उन्हें कनेक्टिविटी कंपनी के साथ फील होती है। तो कंपनी को ऐसा अपने एम्प्लॉयज़ के साथ करते रहना चाहिए, उनको बोनस या कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए, क्योंकि देखिए कंपनी तो कमा ही रही है। जब तक कंपनी, देखिए क्या होता है ना, कंपनी कमा रही है ह्यूज प्रॉफिट्स, और हमारी किसी भी एम्प्लॉय की एक फिक्स्ड इनकम है, मान लीजिए आपकी 20,000 30,000, वो आपकी फिक्स्ड इनकम है, वो आपकी नहीं बढ़ रही है, बट और कंपनी ग्रोथ करे जा रही, तो एक एम्प्लॉयज़ के अंदर थोड़ी सी आ जाती है कि भाई हम हकदार नहीं है, हम दिन भर मेहनत कर रहे हैं। एक बार बताइए, TCS या कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के बिना कुछ है? हम जैसे कि घर, लोगों के बिना घर नहीं है, मकान है, इसी तरह से कंपनी एम्प्लॉयज़ के बिना कंपनी नहीं है ना। तो इसलिए अगर आप कंपनी ग्रोथ कर रही है तो उसको एम्प्लॉयज़ को उसका शेयर देना चाहिए, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ शेयर्स। कितने तरह के शेयर्स होते हैं? एक तो होते हैं इक्विटी शेयर्स, एक होते हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स। इक्विटी शेयर्स के होते हैं हेल्ड बाय द प्रोमोटर एंड अदर शेयर होल्डर्स। प्रोमोटर्स या फिर अदर शेयर होल्डर्स इसको रखते हैं। रिसीव डिविडेंड व्हेन को कंपनी डिसाइड्स, कंपनी जब चाहे तो डिविडेंड देती है, ठीक है। वोटिंग राइट्स भी मिलते हैं इसमें, तो आपको प्रॉफिट भी मिलेगा और आपको वोटिंग राइट्स भी मिलेंगे इक्विटी में। प्रेफरेंशियल शेयर्स में क्या है कि आपको बहुत सारा बल्क शेयर मिलेगा, आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, और डिविडेंड तो कंपलसरी है, लेकिन आपको वोटिंग राइट नहीं होता। अच्छा, एक बात देखी जाए तो प्रेफरेंशियल, अगर कंपनी डिसॉल्व होती है तो प्रेफरेंशियल शेयर्स को सबसे पहले रुपए मिलते हैं, लेकिन जो आपके इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी वाले लोग जो शेयर्स होते हैं, उनको क्या, उनको बाद में मिलते हैं कि भाई सबसे पहले प्रेफरेंशियल शेयर्स को मिलाओ दो। तो प्रेफरेंशियल शेयर्स जो हैं आसानी से मिलते भी नहीं हैं। आप सोचेंगे कि भाई ये तो बहुत अच्छा है अपना, क्योंकि प्रेफरेंशियल शेयर्स में जो है आपका डिविडेंड भी खूब मिल रहा है, और दूसरी बात जो है सबसे पहला मतलब आपके डूबेंगे नहीं, आपके तो उसमें मिलेंगे ही मिलेंगे, ये चीज़ है ना, पैसे मिलते हैं। लेकिन प्रेफरेंशियल शेयर्स बनना, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर बनना आसान नहीं होता। कंपनी उसी को देती है, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह हो गए, है ना, उसको बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह को देती है, ऐसे आसानी से मिलते नहीं है प्रेफरेंशियल शेयर्स। नेक्स्ट बात करते हैं परपेचुअल बॉन्ड्स, है ना। तो परपेचुअल बॉन्ड्स क्या होता है, ये देख लेते हैं। परपेचुअल बॉन्ड क्या होता है? जिसकी कोई मैच्योरिटी डेट ना हो, जिसको हम इक्विटी की तरह ट्रीट करें, डेप्ट की तरह ट्रीट ना करें, उसे परपेचुअल बॉन्ड बोलते हैं। बॉन्ड आर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट्स हैव मैच्योरिटी पीरियड मोर देन 365 डेज, ठीक है। उसके बाद में परपेचुअल बॉन्ड्स के पास कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता। ये इंटरेस्ट रेट्स रिसीव करते हैं बट नॉट प्रिंसिपल अमाउंट, हैव अ लॉक इन पीरियड व्हेन दे कैन रीनेगोशिएट। तो ध्यान रखिएगा, परपेचुअल बॉन्ड्स कौन से होते हैं? जिनके पास कोई मैच्योरिटी पीरियड नहीं होता, जो कि इंटरेस्ट रेट्स रिसीव करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं रिसीव करते, ठीक है। और दे हैव अ लॉक पीरियड व्हेन दे कैन रीनेगोशिएट, दोबारा से नेगोशिएट कर सकते हैं। और पढ़ाएं आगे? चलो थोड़ा सा इसे ख़त्म कर देंगे। 1 2 हाँ 2 ही टॉपिक रह गए, ख़त्म कर देते हैं, ये पूरा हमारा ख़त्म हो जाएगा। 2 सब टॉपिक्स रह गए, ठीक है। सबसे पहले अब ये देख लेते हैं, लास्ट सेकंड है हमारा, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। क्या होता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट? मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में सबसे पहला है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड सबसे बढ़िया रहते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। म्यूचुअल फंड्स क्या है? इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट रिस्कियर होता है, इज रिस्कियर। इन्वेस्टमेंट थ्रू म्यूचुअल फंड्स कंपनी इज डन, है ना। एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो कि सेबी रेगुलेट करता है, क्रिएट पूल ऑफ मनी, बहुत सारा पैसा जनरेट करती है, कलेक्ट इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड मैनर, और इन्वेस्ट करती है डाइवर्सिफाइड मैनर में। दे आर हैंडल्ड बाय ट्रेंड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स। इसे ट्रेंड स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स हैंडल करते हैं। न्यू स्कीम न्यू फंड ऑफर। देखिए नई स्कीम नए फंड ऑफर क्या होता है? देखिए फॉर सेविंग पर्पस इक्विटी लिंक्ड
सेविंग स्कीम, सेविंग पर्पस के लिए इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम निकाली जाती है, जिसमें क्या है, मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट होता है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स बनते हैं, दो तरह की होती है, ओपन एंडेड स्कीम या फिर क्लोज एंडेड स्कीम। ओपन एंडेड स्कीम कैसी होती है, जो कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट जिसमें आता रहता है, उसे हम बोलते हैं ओपन एंडेड स्कीम है ये। यू कैन इन्वेस्ट मोर देन वन टाइम इन द सेम स्कीम, है ना। और जैसे कि आपका टेलीग्राम है ना। क्लोज एंडेड स्कीम क्या है, वंस इन्वेस्टेड इन वन स्कीम कैन इन्वेस्ट, कांट इन्वेस्ट सेकंड टाइम। एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो कर दिया, फिर आप सेकंड टाइम उसे इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो देखिए हमने डिस्कस कर लिया ये ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड स्कीम्स। तो ओपन एंडेड जैसे कि जिसमें कंटिन्यूस इन्वेस्टमेंट आ रहा है, और क्लोज एंडेड जिसमें कि एक बार इन्वेस्ट आप कर रहे हो उसके बाद में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, और ओपन एंडेड में एग्जाम्पल हो गया टेलीग्राम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की। तो देखिए इंश्योरेंस सेक्टर में बात करें तो दो तरह के इंश्योरेंसेस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंसेस और नॉन लाइफ इंश्योरेंसेस। नॉन लाइफ इंश्योरेंस को हम जनरल इंश्योरेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंश्योरेंस सेक्टर में जो, अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो उसमें देखिए डेथ कवर होता है कि आपके डेथ के बाद कंप्लीट आपको रुपए मिल जाएगा। और उसमें टाइप्स होते हैं, ट्रेडिशनल या फिर यूलिप्स। ट्रेडिशनल में पूल बनाया जाता है, ठीक है, मनी कलेक्ट करी जाती है, पूल में मनी इन्वेस्ट करी जाती है ऐसे शेयर्स में जो कि कम रिस्की होते हैं, रिटर्न उसमें फ़िक्स होता है। मोस्टली हम किस में इन्वेस्ट करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। यूलिप्स के होते हैं, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, ठीक है। तो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जो होता है उसमें पूल बनाया जाता है, मनी कलेक्ट करी जाती है, उसके बाद में मनी इन्वेस्ट करी जाती है शेयर मार्केट में। बट जनरेटेड कंट्रोवर्सी, जैसे कि IRDAI और सेबी जो था, इसमें कंट्रोवर्सी हो गई थी। कंट्रोवर्सी क्या, सेबी सेड इट्स अ कॉपी ऑफ म्यूचुअल फंड्स। उन्होंने कहा कि भाई ये म्यूचुअल फंड की कॉपी है, हैंस इट शुड बी अंडर सेबी कंट्रोल, है ना। बट IRDAI जो इंडियन रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो एजेंसी है इंश्योरेंस, तो उन्होंने कहा कि ये लाइफ इंश्योरेंस है, इसलिए गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। तो इसके लिए कमेटी बनी, जस्टिस BN श्री कृष्ण कमेटी। रिजल्ट ये निकला कि यूलिप पार्ट ऑफ IRDAI, ठीक है ना। ये कंट्रोवर्सी हो गई थी। नेक्स्ट जनरल जो इंश्योरेंस होता है, उसमें जनरल इंश्योरेंस होता है जो भी आप व्हाटएवर जो आप सोचते हैं, जैसे कि होम लोन, कार लोन, और कुछ भी जो लाइफ के अदर जितने भी इंश्योरेंसेस हैं वो जनरल इंश्योरेंस में आते हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इसमें इंडिया का अलाउ करा 49%, ठीक है। मेजर डिसीजन क्या था, इंडियन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्या होती हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऐसी एजेंसीज होती हैं जो कि क्रेडिट देती हैं, मतलब रैंकिंग देती हैं कि वो जो भी आप कंपनी में जिसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हो वो कैसी है। तो हेल्थ कंपनी की हेल्थ इवेल्युएट करती है, उसे रेटिंग देती है अकॉर्डिंगली। मोर देन 70 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, ठीक है। 3 कॉन्ट्रीब्यूट्स 91% ऑफ द मार्केट। थ्री बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जैसे कि S&P, मूडी, फिच, ठीक है। और इनकी वेरी कैसे करती है, AAA से लेकर D तक। अब होती कैसे है, जैसे कि मैं बता देती हूँ आपको, AAA, AA, फिर A, ऐसी BBB, BB, B, जैसे CCC, CC, फिर लास्ट में होता है D। तो सबसे ऊपर होता है AAA, सबसे नीचे होता है D। ऐसे रैंकिंग होती है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड क्या है इनके। तो कंट्री, अर्निंग एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, पब्लिक डेब्ट कंपेयर टू GDP। इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन के टाइम में, इकोनॉमिक ग्रोथ में, इन सब में ये कंपनी की हेल्प करती हैं। कंपनी को देखिए एसेट प्रोवाइड करना, प्रॉपर्टीज़, फैक्ट्रीज़ को, लायबिलिटी, लोन्स के टाइम पे, परफॉर्मेंस इन लोन गिविंग के टाइम पे परफॉर्मेंस बताना कैसी कंपनी है वो, रिवेन्यू जनरेट करवाने के हेल्प करना, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और लेस, सब में इनका बहुत बड़ा हाथ होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ का। अब जो IPO होती हैं उनकी तो कोई रैंकिंग नहीं होती है। अच्छा, एक चीज़ और होती है इसमें, बैकडोर में बहुत सारी नेगेटिव थिंग्स भी चल रही होती हैं। जैसे कई लोग अपने आप को अच्छी रैंकिंग प्रोवाइड कराने के लिए रुपए भी दे देते हैं, जैसे कि उनको रैंकिंग मिली हुई है BBB, तो फिर उससे वो A पे आना चाहते हैं, है ना, ऐसी चीज़ होती है।
नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। कंट्रीज ट्राइज टू मेंटेन फिजिकल एंड मॉनेटरी डिसिप्लिन, लो इंटरेस्ट रेट्स ऑन हायर रेटिंग फॉर अ कंट्री। अब क्या होगा, जिसकी रेटिंग, एक और चीज़ ध्यान रखिए, जिसकी रेटिंग इतनी ज़्यादा होगी, जैसे कि मान लीजिए जिसकी रेटिंग AAA है, उसके इंटरेस्ट लो सबसे ज़्यादा लो होंगे, और जिसकी रेटिंग D है उसके इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा हाई होंगे। क्यों? देखिए यहाँ पे आपका अनसेफ भी तो है, यहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा है, तो सेफ्टी ज़्यादा है तो इंटरेस्ट कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है ना। तो ये चीज़ रहती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट रहता है, ठीक है, सेम कॉर्पोरेट में रहता है। तो इश्यूज़ क्या होते हैं, इंडिया क्लेम्स CRA क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज आर बायस्ड। इंडिया ने कहा है, क्लेम करा है कि जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं वो बायस्ड हैं, ठीक है, सिंस इट हैज़ गुड फिजिकल डेफिसिट, मॉनेटरी कंडीशंस, इन्फ्लेशन कंट्रोल, गुड ग्रोथ, ये सब इश्यूज़ की वजह से इंडिया ने क्लेम करा है CRA बायस्ड हैं। और कई बार देखी भी गई है, जैसे क्या होता है, मान लीजिए किसी अदर कंट्री को आपके कंट्री में इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले वो आपकी कंपनी को क्या देखेगा, क्रेडिट, आपकी रेटिंग देखेगा, कैसी रेटिंग मिली हुई है। तो उसमें अगर क्या होता है कि वो कई बार कंपनी से पैसे ठगती हैं। अब आप खुद ही देखिए, 3 कंपनीज ही मेन है, 3 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ही मेन है, तो वो क्या करेंगी, उनका वो डोमिनेट करेंगी मार्केट में, और डोमिनेशन की वजह से वो रुपया ऐंठेंगी, मतलब कि वही आपकी रेटिंग को, बाकी नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है, मतलब काफ़ी बार इलीगल चीज़ें देखी गई हैं, मतलब है ना, बायस्डनेस देखी गई है। और दूसरी चीज़, इनका एक क्राइटेरिया होता है, इनके कुछ कुछ क्राइटेरियाज़ हैं, है ना, उन क्राइटेरियाज़ के बेस पे ये रैंकिंग देती हैं, बाकी उसकी पूरी हिस्ट्री देखकर रैंकिंग देती हैं। तो ये पूरा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में था ये। तो फिर आज हमारा पूरा हमने एक टॉपिक ख़त्म करा है, जो कि टॉपिक पूरा क्या है, कैपिटल एंड फाइनेंशियल मार्केट, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट, ये पूरा हमने ख़त्म कर दिया। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं। ओके, बाय बाय।